नमस्कार, ईटी स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिन्नुगिरी और मैं अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा अगले आधे घंटे में दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी हमारे जानकार देंगे कि उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनमें उनको अब क्या करना चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, स्विच करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसीलिए इस शो में, चूंकि ये शो आपका है, तो आप इस शो में अपने सवाल भेजिए, हमारे जानकारों से अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कीजिए। तरीका बेहद आसान है। आपके पास जो भी शेयर है, जिस भाव पे आपने लिया है, जितने समय के लिए रखा है, वो तमाम जानकारी, साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। वहाँ से फिर हम आपके सवाल को लेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ईटी नाउ स्वदेश के ट्विटर पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। बस आपको KKT लिख के स्पेस देना और फिर अपना सवाल दे देना है। इसके अलावा यूट्यूब पे जाइए, ईटी नाउ स्वदेश के, वहाँ कल के तैयारी पेज पे जाइए और वहाँ के शो को देख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ से भी हम सवाल लेंगे और आपके जानकारों से आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आज जो दो जानकार जुड़ेंगे हमारे साथ, निमेश ठाकुर होंगे, इसके अलावा सनी अग्रवाल होंगे। इन दोनों से समझेंगे कि बाजार में यहाँ से क्या करना चाहिए। एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल लेंगे, क्योंकि उससे पहले आज हम बताते हैं कि बाजार में हुआ क्या। आज हमने देखा कि एक्सपायरी का दिन था, पॉलिसी के बाद जो है बाजार में हमने देखा काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन बाद में हमने देखा कि बैंक निफ्टी में पॉलिसी के बाद तेज गिरावट देखने को मिली और कह सकते हैं कि एक समय इंट्राडे में जो है बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे भी पहुंचा। 44,118 का उसने जो है निचला स्तर बनाया। हालांकि वहां से रिकवरी थोड़ी देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि 44,500 के ऊपर बंद हुआ। इसमें अच्छी बात आप ये देख सकते हैं कि 44,500 के ऊपर हम बंद होने में कामयाब तो हुए बैंक निफ्टी, लेकिन 45,000 को वापस से आज हम पार नहीं कर पाए। तो अब देखना होगा कि नई सत्र, नई एक वीकली सीरीज की शुरुआत है, उसमें बैंक निफ्टी कल से कैसा रुख अपनाता है। निफ्टी में कमोबेश देखिए, आज जो है एक समय 19,600 के ऊपर पहुंचे, एक समय 19,500 के नीचे गए, लेकिन फाइनली इसी दायरे में घूमते घूमते जो है एक्सपायर होता हुआ दिखा। 19,550 के नीचे जो है निफ्टी एक्सपायर हुआ। आज कई सारे शेयर थे, खासतौर पर बैंकिंग शेयर में जवाब था। वहीं निफ्टी के कई स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। 32 शेयर निफ्टी 50 के ऐसे थे जहां तेजी थी। 18 शेयरों में दबाव था। अदानी इंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक थे जहां खरीदारी थी। इसके अलावा अदानी ग्रुप के दूसरे शेयरों में तेजी था। अदानी पोर्ट में मजबूती थी। ONGC, टाइटन, GSW स्टील जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। अगर निफ्टी 50 की बात किया, निफ्टी 50 में कुछ शेयर जहां दबाव देखने को मिला आज के ट्रेंड में, खासतौर पे एशियन पेंट, कोटक बैंक, ITC जैसे स्टॉक्स, FMC इंडेक्स में थोड़ा दबाव था। ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। बैंक निफ्टी में अगर आज के ट्रेंड में देखेंगे तो इंडसइंड बैंक जहां टॉप गेनर बना, वहीं कोटक बैंक कह सकते हैं कि टॉप लूजर बनता हुआ दिखा। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कई सारे मिड कैप स्टॉक्स थे जहां तेजी थी। जी एंटरटेनमेंट निश्चित रूप से जिस तरह से राहत मिली NCLT से मर्जर को लेकर, उसके बाद तो तेजी थी। इसके अलावा देखिए मैक्स फाइनेंशियल, वहाँ एक अच्छी मजबूती थी। GSW एनर्जी, ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स थे जहाँ खरीदारी थी। तो मिड कैप इंडेक्स कह सकते हैं या मिड कैप शेयर ये कम से कम सुकून दे रहे थे आज के बाजार में कि हाँ, बहुत चिंता वाली बात नहीं है, निचले स्तर पर वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखेगी। अब दोनों जानकारों से बात करते तो समझते हैं कि क्या वाकई सुकून था और निचले स्तर से कुछ राहत लौटेगी। शुरुआत निवेश आपके साथ करेंगे, शुक्रिया। अक्षय के पास चलते हैं। पहले अक्षय, हमने देखा कि आज चूंकि ट्रिगर्स बहुत सारे थे, एक्सपायरी था, उसके अलावा MPC की बैठक, क्रेडिट पॉलिसी आने वाली थी, उस सब का असर हो चुका। अब कल से एक नई शुरुआत, उम्मीद करें कि कल से वापस से बाजार जो थोड़ी सी मजबूती दिखाएगा, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा प्रेशर में ही रहेगा? गुड आफ्टरनून दर्शकों को नमस्कार। तो कल जो नई वीकली एक्सपायरी सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हमें देखना है कि 19,600 पे निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। कि अगर क्यों अब लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस के एक्शन देखे तो बार बार निफ्टी 19,600 के लेवल से फिसल रहा है बार बार। तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस है 19,600 650 के स्तर पे। जब तक 19,700 ना क्रॉस कर जाए तब तक हम नहीं कहेंगे कि तेजी या मोमेंटम पिकअप होगी ऊपर की स्तर में। तो थोड़ा एज अ बायर आपको वेट एंड वॉच रखना है, क्योंकि यहां से अगर हम फिसले तो वापस जो रिसेंट लो था 19,300 वहां तक डाउनसाइड में दिखने को मिल सकता है। हालांकि अभी एक रेंज बाउंड सिनेरियो है गए 4 दिन से, जहां 19,500 बच रहा है, क्योंकि काफी डेरिवेटिव की पोजीशनिंग पुट राइटिंग में 19,500 में भी है। पर कंफर्मेशन के लिए हम 19,700 के लिए वेट करेंगे। जो ब्रेक हो तो एक कंफर्मेशन मिलेगा बाय की तरफ, या फिर अब
एटलीस्ट 300 के लिए डाउन साइड में वेट कर लीजिए, जहां पे हम वापस चार्ट्स को रिविजिट करेंगे बाइंग की तरफ मार्केट को देखने के लिए। अगर ब्रॉडर मार्केट को देखा जाए, जैसे आपने बराबर कहा, मिड कैप में अभी भी काफी तेजी है, स्टॉक्स में गर्मी है, तो मैं कहूंगा कि स्टॉक्स में अभी भी इंटैक्ट है मोमेंटम, तो अपने को वो स्टॉक्स चुनने हैं जहां पे मोमेंटम है, उनको चेज करना है। हालांकि बाजार आपको ये रेंज में कभी एक दिन ऊपर ऊपर चढ़ाओ, ये चलता ही रहेगा सिनेरियो। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, निफ्टी एक रेंज में ही रहेगी, बाइंग पॉइंट जैसे मैंने मेंशन किया 19,700 क्रॉस करने देते, फिर बाइंग की तरफ रिव्यू कर लेते। तौर पे ये है कि अभी इंडेक्स के बजाय शेयरों पर नज़र बना के चलिए, शेयर पे ही नज़र बना के चलते हैं। फटाफट दर्शकों के सवाल लेते हैं और जो पहला सवाल है अशोक लैंड पे आया है। प्रभाकर जी का मुंबई से सवाल है। 3,000 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 172 रुपये का भाव पे वो जानना चाहते हैं एक महीने के नज़रिए के हिसाब से। सनी, हमने देखा है कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में ऑटो तमाम शेयरों में, खासतौर पर अशोक लैंड में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, खासतौर पर 140 145 के जोन से। क्या राय होगी आपकी अशोक लैंड पे? पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि अच्छी एंट्री लेवल रही है इनकी अशोक लेलैंड में। और मेरी इनमें बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि इस बार का जो क्वार्टरली नंबर आए थे वो भी काफी बेहतरीन नंबर आए थे। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने गाइड भी किया है कि इनके जो मार्जिन है ये अगले 2 से 3 साल में एक्सपैंड होंगे। तो मुझे लगता है कि अब बने रहिए, मे भी 210 220 के आसपास के जब लेवल मिले उस वक्त इसमें प्रॉफिट बुक करना, ये 200 एंड अबव प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगला जो सवाल है अमित का रांची से है। पूनावाला फिल्मकॉप में जानना चाहते हैं 20 शेयर के पोर्टफोलियो में 260 रुपये के भाव पे काफ़ी अच्छे लेवल पर उन्होंने खरीदारी की है और इस शेयर में भी लगातार एक अच्छी तेजी देखने को मिले नंबर्स के दम पे। पूनावाला फिल्मकॉप पे अक्षय क्या राय होगी आपकी? बहुत ही बढ़िया लेवल पे एंट्री करा है आपने, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से डबल हो चुका है आपका जो इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग के लिए अगर आप देखें तो काफी ओवरबॉट है स्क्रिप्ट। कभी भी छोटा सा एक करेक्शन के लिए आपको तैयारी करना है, अगर करेक्शन आता है तो 400 या 390 तक नीचे के स्तर में आपको दिख सकता है। हालांकि ये ट्रेडिंग का व्यू है, मेरा मानना है आपने तो इसको डबल करने तक रखा है, तो ट्रेडिंग के लिए तो छोटे मोटे जर्क्स तो आते ही रहेंगे स्टॉक में। स्टॉक बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, अगर आप थोड़ा वेट एंड वॉच वेटिंग मोड पे स्टॉक रखे तो मेरे हिसाब से एक 3 से 4 महीने के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ये 500 प्लस के टारगेट मिलेंगे। थोड़े स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको 340 के नीचे रखने पड़ेंगे, पर 500 के ऊपर टारगेट है। थोड़ा टाइम दीजिए स्टॉक को, क्योंकि जर्क कर सकता है, अभी ओवरबॉट है तो, पर होल्ड करने की हमारी राय रहेगी अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखेंगे तो। अमित जी, मीडियम टर्म का नजरिया है तो शेयर को होल्ड कीजिए। 500 के ऊपर भी भाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा नीचे अगर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप शेयर को होल्ड कर सकते हैं। आपने जिस भाव पे खरीदा है वो भाव काफ़ी बेहतर है। अरूप सरकार का सवाल है मुंबई से, वेदांता के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 160 रुपये के भाव पे है। ये सीधे तौर पर जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए क्या करें। इनको अभी तो मुनाफा हो रहा, अच्छी बात यह है, लेकिन वेदांता में हम देख रहे हैं लगातार सनी कि दबाव ही देखने को मिल रहा है। पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से एक रेंज में फंसा हुआ था, उसके बाद जब गिरा तो काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। क्या राय होगी वेदांता को लेके आपकी? या तो वेदांता को लेकर के मेरी है ये राय रहेगी कि बिकॉज ऑफ द प्रमोटर ग्रुप कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। और रिसेंटली प्रमोटर ने भी 250 के रेट में एक अच्छी खासी बड़ी होल्डिंग ऑफलोड की थी, सो दैट इनके जो पर्सनल लेवल पे जो डेट ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट कर सकें। तो मेरी ये राय रहेगी कि सिंस ये वेदांता में अभी प्रॉफिट में है, इसलिए वेदांता में प्रॉफिट बुक करके कोई जो दूसरी बेहतर मेटल कंपनीज है, जैसे हिंडाल्को है या टाटा स्टील है या कोई भी दूसरे बिजनेसेस है, जैसे कर्नाटका बैंक है, आयशर मोटर है, वहां वो स्विच कर सकते हैं। सिंस इनकी पोजीशन प्रॉफिट में है, मैं इन्हें प्रॉफिट बुकिंग की राय दूंगा इस लेवल पर। जी, वेदांता में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कुछ शेयर सनी ने बताया उसमें आप स्विच कर सकते हैं और थोड़ी देर में सनी वीआईपी स्टॉक्स में कुछ और शेयर भी बताएंगे, आप चाहें तो वहाँ भी स्विच कर सकते हैं। एक शेयर पे और जल्दी से राय दीजिए बीएससी पे। इस पे जो सवाल पूछा है राजेश जी ने लखनऊ से, 3000 शेयर के पोर्टफोलियो में 650 रुपये के भाव पे काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में उन्होंने शेयर लिया है, मुनाफा तो इनको अच्छा हो रहा है, 650 के भाव पे उन्होंने लिया है। तो बीएससी पे क्या राय होगी और जिस भाव पे है, चूँकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, आप एक स्टॉप लॉस ज़रूर बताइए इनको। अक्षय? हाँ जी,
तो बीएससी अभी जो करंट रेट पे चल रहा है एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है, जो आपको मार्च 2022 में दिखे थे करीबन 900 के लेवल। तो ये लेवल बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, स्टॉक ओवरबॉट है, तो कभी भी एक जर्क नीचे की तरफ मुनाफा वसूली में आपको दिखने को मिल सकता है। मेरी राय रहेगी अगर ट्रेडिंग के लिए अगर एक हफ्ता 10 दिन का भी हो तो आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लीजिए। अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस बना के देखना है कि वो ब्रेकआउट होता है कि नहीं, तो वो लो रहेगा आपका करीबन 840 का। तो 840 स्टॉप लॉस रिवाइज्ड अगर आपको ट्रेड में होल्ड करना है, पर एडवाइस रहेगा एक बार बुक कर लीजिए, रिविजिट कर लेंगे और बाद में सोचेंगे कि लेना है वापस कि नहीं ब्रेकआउट के ऊपर। तो ये कि एक बार के लिए चाहें तो आप इसे मुनाफा वसूली कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो 840 रुपये का स्टॉप लॉस निश्चित रूप से लगा लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। और स्टॉप लॉस लिया तो कम से कम एटलीस्ट होगा, मुनाफा घर में आएगा। केवल स्क्रीन पे मुनाफा देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि मुनाफा घर में नहीं आए। हमने कई सारे सवालों की चर्चा की है, दर्शकों के सवाल लिए है, आगे भी लेंगे और कई सारे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि कल के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? नतीजों का सीज़न तो चालू ही है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है नई सीरीज़ की शुरुआत होगी। इसके अलावा बामाक्षी और कौन से कल के बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी भारत से आने वाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर। इसके अलावा यूएस से आने वाले पीपीआई पर भी हमें ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। यूके की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा, जीडीपी का जो डेटा आएगा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है जो हमें ज़रूर ट्रैक करने होंगे। चाइना की तरफ से एफडीआई फ्लोज एक्सपेक्टेड है और ये भी हमें अपने रेडार पर रखने होंगे। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़। मगर इसके अलावा अगर हम देखें डोमेस्टिक फ्रंट पर काफ़ी सारे अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। निफ्टी कंपनीज में से अगर हम देखें तो अपोलो हॉस्पिटल्स और ओएनजीसी के नतीजे कल आएंगे और इसी के चलते ये दिग्गज कंपनी फोकस में रहेंगे। इनके अलावा भी कुछ काउंटर्स अर्निंग्स के बल पर फोकस में रहेंगे और इनमें से काउंटर्स जो है वो है इन्फो एज, रेमंड, जिंदाल सॉल्ट, ग्लेनमार्क फार्मा, वोल्टास, नाइका, सिटी यूनियन बैंक जैसे कुछ दिग्गज नाम है जो हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पर भी हम अगर हम देखें तो विल्मार के नंबर्स आएंगे और सीमेंस के नंबर्स आएंगे। इनकी क्या कमेंट्री आ रही है इस पर भी हमें ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान फूड्स की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। आरसीएफ, सैटिन क्रेडिट केयर, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे, क्योंकि ये कंसिडर करने वाले हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एनसीडीज के इशुएंस को। सूर्य रोशनी भी हमारे रेडार पर रहेगा। सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स पर बोर्ड चर्चा करने वाली है और आखिर में पीएफसी पर भी अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखेगा। याद रखिएगा कि ये जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब है और इनफैक्ट ये स्टॉक जो है बोनस इशू कंसिडर करने वाला है, डिविडेंड कंसिडर करने वाला है और इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये बड़े इवेंट्स हैं कल के लिए जिस पर नजर रखनी चाहिए। कल कई सारी दिग्गज कंपनियों को भी नतीजे आने वाले हैं। शुक्रिया बामाक्षी ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। विनय लाल का मुंबई से सवाल है, आरबीएल बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 13,000 शेयर के पोर्टफोलियो में 138 रुपये के भाव पे आरबीएल बैंक को लेकर क्या राय होगी आपकी? बैंकिंग स्टॉक्स पर हमने देखा कई सारे शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, इनकी खरीद भाव भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ से शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और लंबे समय से शेयर को होल्ड कर रहे हैं, मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अक्षय, निश्चित रूप से इनके लिए कोई स्टॉप लॉस बताइए, क्योंकि इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इन्होंने ले रखा है आरबीएल बैंक में। जी बिल्कुल, आरबीएल बैंक जिस स्तर पे चल रहा है वो एक अहम रेजिस्टेंस है आरबीएल बैंक के लिए। 220 225 स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है, एक करेक्शन मोड में जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए अगर एक 15-20 दिन के हिसाब से देखा जाए। तो मेरा मानना है आप यहाँ पे करंट रेट में भी आधे क्वांटिटी आपके स्टॉक्स में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर रिवाइज स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं तो अभी 224 का क्लोजिंग था, आप 210 का रिवाइज स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। स्टॉक यहाँ से एक बार रुकेगा जरूर, एक रेंज में चला जाएगा तो मुनाफा वसूली करने की राय होगी आरबीएल बैंक पे सीधे तौर पे। जो अगला सवाल है बीरेन सिंह का दिल्ली से है, बैंक ऑफ इंडिया पे इनका सवाल है। 850 शेयर के पोर्टफोलियो में 95 रुपये के भाव पे। सनी, क्या राय होगी बैंक ऑफ इंडिया पे? हमने देखा है कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बीते कुछ समय में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और अधिकांश जानकार ये मान रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में अभी भी बहुत दम है, तेजी बची हुई है इस साल के लिए। आपकी क्या राय होगी बैंक ऑफ इंडिया पे? आपने बहुत सही कहा मनीष जी की बेसिकली आप पीएसयू बैंक में एक टर्नाराउंड भी देखने मिला है और नंबर काफी बेहतरीन आ रहे हैं। आई थिंक घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए पोजीशन में। इन्हें डेफिनेटली जब भी मार्केट में एक मोमेंटम देखने मिलेगा
इन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट के साथ ये पोजीशन में एग्जिट मिल जाएगा, तो बने रहने की सलाह रहेगी। तौर पे होल्ड करने की सलाह होगी। बीरेंद्र जी शेयर को होल्ड करिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। थोड़ा आपको नुकसान में वापस ये नुकसान इंशाल्लाह भरपाई होता हुआ दिख सकता है। जो अगला सवाल है गोपाल सिंह का चंडीगढ़ से, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 255 रुपये के भाव पे अगले 1 साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं। पहले तो गोपाल जी आपको बधाई, आपने जिस लेवल पर खरीदा है इस शेयर को, अब नहीं नुकसान हो रहा है इनको 255। अभी तो इन शेयर में तो ये देखने को मैंने गलत भाव देख लिया। 255 के भाव इन्होंने लिया है। हमने देखा कि एक समय शेयर जो अच्छी मजबूती दिखा था, लेकिन पिछले दिनों बड़ी गिरावट देखने को मिली, 90 के जोन पे गया, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। आपको लगता है कि 255 का भाव इनको मिलेगा, या जिस तरीके से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है तो इनको ये शेयर यहाँ एवरेज करना चाहिए, क्योंकि नुकसान इनको करीब 18,000 के आसपास हो रहा है अभी। जी बिल्कुल। आप अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस पैटर्न देखें तो टेक्निकल चार्ट्स पे अभी जिस स्तर पे है वो एक ब्रेकआउट स्तर पे खड़ा हुआ है, जो है अराउंड 164 और 165। जैसे ही ये लेवल क्रॉस कर जाएगा, ये आपको बहुत बड़ी मोमेंटम पिकअप मिलेगी ये स्टॉक में। हालांकि इमीडिएट में नहीं कर जाएगा, थोड़ा टाइम ले सकता है। आपने कहा कि आपका 1 साल का नजरिया है स्टॉक में, तो मेरा मानना है कि 1 साल तक आपने जहां खरीदारी की है वो लेवल्स आपको वापस मिल जाएंगे। पर अभी एवरेज करने की बात है तो मेरी राय रहेगी कि आप एवरेज कर लीजिए, अभी कैश में करंट रेट कीजिए। इमीडिएट शायद ब्रेकआउट ना हो, पर जल्दी ही होगा, थोड़ा टाइम में हो जाएगा और आपको साल भर के अंदर आपके बाइंग के लेवल जो है 255 के वापस मिल जाएंगे। तो गोपाल जी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप चाहें तो इस लेवल को थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। वैसे अगर शेयर को आप होल्ड करते हैं 1 साल का, चूँकि आपने खुद बोला है, तो आपको यहाँ से मुनाफा आता हुआ दिखेगा। एटलीस्ट 255 का भाव को ये पार कर सकता है, ऐसा अक्षय मानते हैं। जो अगला सवाल अभिषेक कुमार का झारखंड से, ब्रिटानिया पर सवाल पूछ रहे हैं। 180 शेयर उन्होंने लिया है, 4700 के भाव पर लिया है, और हमने देखा था पिछले दिनों जो शेयर जो है 5250 से गिरना शुरू हुआ। सनी क्या हो गया शेयर में? लगातार हम देखें कि एफएमसीजी में कुछ एक स्टॉक्स में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। सामान्य तौर पर तो ट्रेंड ये होता है कि जब बाजार का मूड थोड़ा गड़बड़ होता है तो एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स में खरीदारी होती है, लेकिन ब्रिटानिया तो लगातार गिरता ही जा रहा है। क्या आपको लगता है भाव है इनको, अब तो ये नीचे आ गया उनके भाव से? डेफिनेटली ब्रिटानिया में ये गिरावट से पहले एक लंबी रैली भी देखने मिली थी। हमने देखा था कि स्टॉक एक काफी समय से अप ट्रेंड में था, और उसके बाद रिजल्ट में कहीं ना कहीं एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट भी देखने मिला है, जिसके चलते हुए स्टॉक में करेक्शन हुआ है। हालांकि एक क्वालिटी बिजनेस है बिस्किट्स एंड रस्क एंड कुकीज के साइड में, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में थोड़ा शायद समय लगेगा अभी ना इन्हें अपना लॉस रिकूप करने में। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टॉक में बने रहें, और अगर आपकी अगर ये ट्रेडिंग पोजीशन है तो ये जब भी यहाँ से इसमें राइज देखने मिलेगा उस वक्त एग्जिट कर लेना चाहिए। तो और अगर होल्ड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहिए, क्वालिटी बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपको। होल्ड करने की सलाह, क्वालिटी बिजनेस है। और क्वालिटी बिजनेस बिस्किट की आपने बात की, ब्रिटानिया कौन सा बिस्किट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सनी आप? डेफिनेटली गुड डे, जो कि हर घर में चलता है। बिल्कुल, तो ये गुड डे है। लेकिन अब जो है हमारे दर्शकों के लिए हमारे दोनों जो जानकार हैं बताने वाले हैं वीआईपी शेयर। अब वीआईपी शेयर निश्चित रूप से ऐसा होता है जिसमें कहीं ना कहीं मिठास देखने को मिलती है, मुनाफे की मिठास देखने को मिलती है। अक्षय, आपके साथ शुरू करेंगे। कौन सा शेयर बतौर वीआईपी आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल। जो पहला स्टॉक है मेरी बाय रिकमेंडेशन में है वो है मेटल क्षेत्र से जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर आप प्राइस पैटर्न देखेंगे तो 2021 के बाद जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसका 780 लेवल पे, वो स्तर को उसने पार करा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, टेक्निकल प्राइस पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, डेरिवेटिव्स में आपको बाय इंडिकेशंस है। तो ये स्टॉक हमारे बाय लिस्ट में है। आप करंट रेट से लेके 815 तक इसे बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 892 और सेकंड टारगेट 915, ये आपका लक्ष्य रहेगा। और इसमें आप स्टॉप लॉस 787 तक बना के चल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा वो है हेल्थ केयर सेक्टर से मेट्रोपोलिस। अभी रिसेंटली फार्मा सेक्टर की बारी थी, मेरा मानना है अगला दौर हेल्थ केयर सेक्टर में रहेगा, जहां पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। एक राउंडिंग बॉटम बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है मेट्रोपोलिस में। 1380 के स्तर पे ब्रेकआउट भी हुआ था।
तो हालांकि थोड़े हफ्तों से स्टॉक दबा हुआ है, एक रेंज में है, पर मेरा मानना है कि अभी 1350 के सपोर्ट से ये स्टॉक वापस पिकअप होगा और ऊपर की तरफ में 1600 तक भी आपको ये टारगेट बन सकते हैं। एक कंजर्वेटिव टारगेट 1520 का बना के चले आप मेट्रोपोलिस में 2 से 3 महीने की अवधि के लिए, और ये आप इसमें स्टॉप लॉस बनाए 1340 का। तो मेट्रोपोलिस में आप 2 से 3 अवधि 3 महीने के लिए बता रहे हैं 1340 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 1520 का पहला टारगेट होगा, थोड़ा नजरिया लंबा रखेंगे तो 1600 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। JSW स्टील में भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 915 का 892 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट उन्होंने 915 रुपये का दिया है। 787 रुपये का वो स्टॉप लॉस लगाने की भी बात इस शेयर में कह रहे हैं। आपकी तरफ से सनी कौन सा शेयर होगा? मेरे रडार पे है कर्नाटका बैंक। करंट मार्केट प्राइस 225 रुपीज है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 280 रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो रीजनल प्लेयर है बैंकिंग सेक्टर में। कर्नाटका और महाराष्ट्र बेल्ट में इनका कारोबार सबसे ज्यादा होता है। रिसेंटली जो इनके फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए थे, काफी अच्छे नंबर आए थे। अगर मैं नेट NII और नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, तकरीबन 19% और 224% बढ़ करके 815 करोड़ और 370 करोड़ की नंबर दर्ज की थी। इनकी करंट जो लोन बुक है वो तकरीबन 61,000 करोड़ के आसपास है। मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं एक एम्बिशियस विजन दिया है कि इनकी जो लोन बुक है ये ग्रो करके 1 ट्रिलियन रुपीज हो जाएगी, जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी अगले 3 से 4 साल में। एंड इसी के चलते हुए ये जो बैंक है रीजनल बैंक है और ये कहीं ना कहीं एक नेशनल फुटप्रिंट नेशनल बैंक होने की एस्पिरेशन रखती है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी चीप है, ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे 0.9 प्राइस तो बुक पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपके होना चाहिए। और मेरी दूसरी पिक रहेगी आज की आयशर मोटर। तो अगर आयशर मोटर में अगर किसी को याद होगा, करंट मार्केट प्राइस 3425 है। मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 3800 ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। अगर हमें सभी याद होगा कि रिसेंटली जो कंपटीशन इंक्रीज हुआ था हीरो मोटो और बजाज ने, जिन्होंने की मिडल वेट सेगमेंट में अपनी बाइक लॉन्च की थी। बट मुझे लगता है कि कंपटीशन हालांकि पिकअप होने में समय लगेगा। 90% मार्केट शेयर अभी भी आईशर के पास है। सही, तो समय की कमी है इसलिए फटाफट जो है आपके दोनों कॉस्ट में बता देता हूँ वापस से। कर्नाटका बैंक खरीदारी करने सलाह, ऐसा मोटर्स में खरीदारी कीजिए, 3800 रुपये का लक्ष्य होगा 1 साल के नजरिए से। और कर्नाटका बैंक में 280 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं 6 से 12 महीने के लिए। समय की थोड़ी कमी थी सनी, इसीलिए आपके ऑडियो कम करके जल्दी जल्दी में बताना पड़ा दर्शकों को। आपका सनी शुक्रिया, और अक्षय आपका भी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और कल की तैयारी में आज के लिए सारे शेयर बताने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।